छात्रों, पिछले भाग में हमने न्याय वाक्य की अवस्था और आकृति के विषय में चर्चा किया। आज हम न्याय वाक्य की वैधता के नियम, रूल्स ऑफ वैलिडिटी के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी न्याय वाक्य को वैध सिद्ध करने के लिए मुख्यतः 6 नियमों, इन न्याय वाक्य की वैधता के 6 नियम कहे जाते हैं। 6 नियमों का पालन करना जरूरी होता है, जिसे वैधता का नियम कहते हैं। ये नियम इस प्रकार हैं। नियम 1, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए यह जरूरी है कि उस न्याय वाक्य में 3 तर्क वाक्य और केवल 3 ही पद, 3 तर्क वाक्य हों और केवल 3 ही पद हों। 3 पद कौन कौन? मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद हों, और प्रत्येक पद का प्रयोग एक निश्चित अर्थ एक होना चाहिए उस पद का, नहीं तो अनेकार्थक दोष होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक तर्क वाक्य न्याय वाक्य लिया, AII3 का है ये, इसकी अवस्था AII है और आकृति 3 है। सभी मंत्री नेता हैं, ये तर्क वाक्य है। कुछ मंत्री लेखक हैं, ये आई तर्क वाक्य है। और कुछ लेखक नेता हैं, ये भी आई तर्क वाक्य है। ये इसकी अवस्था क्या हो गई? AII। और आकृति क्या हो गई? 3। आकृति 3 क्यों होगी? क्योंकि मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य दोनों में ही मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर, हमारा मध्यम पद क्या है? मंत्री, जो कि आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर है। उपयुक्त न्याय वाक्य में 3 पद का प्रयोग हुआ है। 3 पद कौन कौन है? मंत्री है, लेखक, नेता है और लेखक। 3 पद हैं इसमें। मध्यम पद हमारा क्या है? मंत्री है। मुख्य पद क्या है? नेता है। अमुख्य पद क्या है? लेखक है। का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में हुआ है। अर्थ एक निश्चित है, अतः क्या है? ये वैध है। तो नियम 1 में क्या जानकारी मिलती है कि न्याय वाक्य में 3 तर्क वाक्य हों और 3 ही पद हों और उन पदों का प्रयोग एक निश्चित अर्थ में हुआ हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नियम 2 में। किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए यह जरूरी है कि कम से कम एक आधार वाक्य में मध्यम पद अवश्य व्याप्त हो, यानी कि मध्यम पद एक आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त हो, किंतु दोनों आधार वाक्यों में मध्यम पद व्याप्त न हो। यानी कि आधार वाक्यों में मध्यम पद एक बार व्याप्त हो, 2 बार मध्यम पद अगर व्याप्त होता है तो न्याय वाक्य अवैध होगा। यानी कि आधार वाक्यों में मध्यम पद, दोनों आधार वाक्यों में मध्यम पद व्याप्त न हो। जैसे देखिए, सभी मंत्री नेता हैं, ये तर्क वाक्य है। कुछ लेखक मंत्री हैं, ये आई तर्क वाक्य है। और निष्कर्ष निकाला गया कुछ लेखक नेता हैं। इसमें हमारा मध्यम पद मंत्री है और मुख्य पद नेता है, अमुख्य पद लेखक है। निष्कर्ष हमने पहले बता चुका है निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। निष्कर्ष में पहले ये अमुख्य आधार वाक्य उद्देश्य की जगह होता है और मुख्य आधार वाक्य अमुख्य पद उद्देश्य की जगह होता है और विधेय की जगह मुख्य पद होता है। और मुख्य आधार वाक्य में मुख्य पद होता है, अमुख्य आधार वाक्य में अमुख्य पद होता है। सबसे ऊपर मुख्य आधार वाक्य होता है, नीचे मुख्य आधार वाक्य होता है, और ये यहाँ से इसी आधार पर निष्कर्ष बनता है। अब देखिए, इसमें मध्यम पद क्या है? मेरा मंत्री है। मंत्री मध्यम पद है और ये आकृति क्या है? प्रथम है। प्रथम आकृति में मुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है। अब देखिए, दोनों आधार वाक्यों में से मध्यम पद एक बार व्याप्त है कि नहीं? देखिए, ए तर्क वाक्य में मध्यम पद हमारा व्याप्त है। क्यों व्याप्त है? क्योंकि ए तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त होता है। हमारा उद्देश्य पद क्या है? मंत्री है। इस कारण हमारा ये मध्यम पद व्याप्त है। देखिए, उपयुक्त न्याय वाक्य के मुख्य आधार वाक्य में ये तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य पद व्याप्त होता है। ये तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त होता है, हमने व्याप्ति में से पढ़ चुके हैं हम। ये तर्क वाक्य में उद्देश्य पद मंत्री मध्यम पद के रूप में है, इस कारण मुख्य आधार वाक्य में ए में मध्यम पद व्याप्त है। इस प्रकार स्पष्ट है कि
वैध न्याय वाक्य में मध्यम पद का एक बार व्याप्त होना आवश्यक है, यानी कि मध्यम पद का दोनों आधार वाक्यों में वैधता के लिए एक बार व्याप्त होना जरूरी है। ठीक, अब हम अपने नियम 3 की ओर बढ़ते हैं। नियम 3, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए यह जरूरी है कि निष्कर्ष में जो पद व्याप्त हो उस पद को आधार वाक्य में भी व्याप्त होना जरूरी है। जैसे अर्थात आधार वाक्य में अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त न हो। इस नियम के तहत न्याय वाक्य की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं संभव हैं। पहली, फिर समझ लीजिए एक बार, यानी कहने का मतलब है कि नियम 3 में क्या है, निष्कर्ष में जो पद व्याप्त हो, यानी कि मुख्य पद या मुख्य पद या दोनों में अगर व्याप्त हो तो उस पद को आधार वाक्य में भी व्याप्त होना जरूरी है, आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो दोष हो जाएगा। अब इस नियम के 3 भाग हैं। इसे देखिए, जब किसी न्याय वाक्य के निष्कर्ष में, यानी कि निष्कर्ष में उद्देश्य पद व्याप्त हो, निष्कर्ष में उद्देश्य पद व्याप्त हो तो वैध होने के लिए उद्देश्य पद को आधार वाक्य में भी व्याप्त होना जरूरी है। जैसे हमारे निष्कर्ष में उद्देश्य पद क्या है, लेखक है, ठीक ना। उद्देश्य पद मेरा क्या है निष्कर्ष में, लेखक है। अब ये लेखक यहाँ पर व्याप्त है निष्कर्ष में, क्योंकि ये तर्क वाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है। अब हम इस लेखक को देखते हैं कहाँ पर है, ये अमुख आधार वाक्य में, ये हमारा भी ए तर्क वाक्य है और यहाँ पर लेखक व्याप्त है, इस कारण ये वैध है। यानी कि ए प्रथम आकृति का आकार का न्याय वाक्य वैध है। अब देखिए दूसरी अवस्था, जब किसी न्याय वाक्य के निष्कर्ष में विधेय पद व्याप्त है, निष्कर्ष में विधेय, यहाँ पर उद्देश्य पद था और यहाँ पर विधेय पद व्याप्त हो तो वैध होने के लिए उस विधेय पद को आधार वाक्य में भी व्याप्त होना जरूरी है। देखिए निष्कर्ष का विधेय पद क्या है, मेरा मंत्री है, और हम जानते हैं कि वो तर्क वाक्य में विधेय पद व्याप्त होता है, इसलिए हमारा मंत्री शब्द क्या है, विधेय पद हमारा मंत्री क्या है, व्याप्त है। अब देखिए ये मंत्री कहाँ पर है, यहाँ पर है, मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह है। हम जान, और हमारा मुख्य आधार वाक्य में कौन सा तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य, कोई मंत्री नेता नहीं है। हम जानते हैं कि ई तर्क वाक्य में उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों ही व्याप्त होते हैं, इस कारण हमारा ये मंत्री पद मुख्य आधार वाक्य में मुख्य पद व्याप्त हो गया और हमारा निष्कर्ष व्याप्त है। तो क्या हमारा निष्कर्ष निकला कि ये क्या है, वैध है। इस प्रकार ई आई ओ चतुर्थ आकृति में क्या है, ये वैध हो जाएगा। एक बात जानकारी के लिए बता दें आपको, ई आई ओ अवस्था का न्याय वाक्य चारों ही आकृतियों में वैध होता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जब किसी न्याय वाक्य के निष्कर्ष में उद्देश्य और विधेय दोनों ही पद व्याप्त हो तो वैध होने के लिए उन दोनों पदों को आधार वाक्य में भी व्याप्त होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि निष्कर्ष में उद्देश्य पद भी व्याप्त है और विधेय पद भी व्याप्त है, तो इन दोनों पदों को आधार वाक्यों में भी व्याप्त होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो न्याय वाक्य मेरा क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसे देखिए हमने लिया है ई प्रथम आकृति का न्याय वाक्य है, कोई मंत्री नेता नहीं है, ये ई तर्क वाक्य है। सभी लेखक मंत्री हैं, ये ए तर्क वाक्य है। और निष्कर्ष निकाला गया, कोई लेखक नेता नहीं है। हमारा मध्यम पद क्या है, मंत्री है, यहाँ पर मुख्य पद नेता और अमुख्य पद लेखक है। हम जानते हैं कि निष्कर्ष का विधेय मुख्य पद होता है और निष्कर्ष का उद्देश्य अमुख्य पद होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये निष्कर्ष में दोनों ही पद, उद्देश्य और विधेय दोनों ही पद व्याप्त हैं, क्योंकि ई तर्क वाक्य में दोनों ही पद व्याप्त होते हैं और आधार वाक्यों में भी ये व्याप्त है। इसे लेखक देखिए, ये तर्क वाक्य में व्याप्त है क्योंकि ये तर्क वाक्य में उद्देश्य व्याप्त होता है, और नेता ई तर्क वाक्य में व्याप्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्कर्ष में उद्देश्य और विधेय व्याप्त है तो आधार वाक्यों में व्याप्त है, इस कारण ये न्याय वाक्य वैध है। अब हम अपने चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम 4, किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए यह जरूरी है कि उस न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक न हो, यानी कि न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं होने चाहिए।
इसे देखिए, हमने लिया है EAE2 आकृति का लिया है। ई, कोई मंत्री नेता नहीं है, इसमें एक आधारवाक्य निषेधात्मक है, सभी लेखक नेता हैं, दूसरा आधारवाक्य। और निष्कर्ष क्या निकाला गया, कोई लेखक मंत्री नहीं है, ये ई है, ई तर्क वाक्य है। यहाँ देखिए एक आधारवाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक है, तो यहाँ पर दोनों आधारवाक्य निषेधात्मक नहीं है। यदि यदि किसी न्याय वाक्य में दोनों आधारवाक्य निषेधात्मक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इस न्याय वाक्य में देखिए AII, सभी मंत्री नेता हैं, ये तर्क वाक्य। कुछ लेखक मंत्री हैं, आई, कुछ लेखक नेता हैं, ये भी आई तर्क वाक्य है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर दो कोई भी आधारवाक्य निषेधात्मक नहीं है और निष्कर्ष भी क्या निषेधात्मक नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, केवल एक आधारवाक्य निषेधात्मक है और इसमें क्या है, कोई आधारवाक्य निषेधात्मक नहीं है। तो नियम 4 क्या कहता है कि किसी भी न्याय वाक्य में दोनों आधारवाक्य निषेधात्मक न हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नियम 5 की ओर। किसी भी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि यदि उसका कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा। कहने का मतलब है कि किसी न्याय वाक्य में दो आधार वाक्यों में से कोई यदि एक निषेधात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी निषेधात्मक होना चाहिए। इसे देखिए, हमारा तर्क वाक्य कुछ मंत्री नेता नहीं है, वो तर्क वाक्य है सभी मंत्री लेखक हैं, ये हमारा ये तर्क वाक्य है। और निष्कर्ष क्या निकाला गया, कुछ लेखक नेता नहीं है। इसकी आकृति क्या है, ये आकृति 3 का है। आकृति 3 में क्या होता है, मध्यम पद उद्देश्य, दोनों आधार वाक्यों में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर होता है। अवस्था क्या है इस न्याय वाक्य की, OAO। देखिए यहाँ पर एक आधार वाक्य निषेधात्मक है। कौन सा आधार वाक्य, मुख्य आधार वाक्य। पहले आधार वाक्य क्या बोलते हैं, मुख्य आधार वाक्य। मुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक है और निष्कर्ष भी क्या है, निषेधात्मक है। इस कारण ये क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। इस प्रकार OAO का तृतीय आकृति का न्याय वाक्य वैध है। उपयुक्त न्याय वाक्य का मुख्य आधार वाक्य निषेधात्मक वो है तथा निष्कर्ष निषेधात्मक होगा तो नियम वैध है। अब देखिए अपने आखिरी नियम 6 की ओर बढ़ते हैं। नियम 6 क्या कहता है, किसी न्याय वाक्य को वैध होने के लिए यह जरूरी है कि उस न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, तो उसका निष्कर्ष भी सर्वव्यापी होना चाहिए, अंशव्यापी नहीं। कहने का मतलब है कि किसी न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, सर्वव्यापी होगा। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, ये तर्कवाक्य और ई तर्कवाक्य सर्वव्यापी होते हैं, आई तर्कवाक्य और ओ तर्कवाक्य अंशव्यापी होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर चुना है एक न्याय वाक्य, सभी मंत्री नेता हैं, ये तर्कवाक्य है। कोई लेखक नेता नहीं है, ये तर्कवाक्य है। और निष्कर्ष क्या निकला, कोई लेखक मंत्री नहीं है। तो ये हमारा दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हैं, तो निष्कर्ष भी क्या है, सर्वव्यापी ही है। इस कारण यह न्याय वाक्य वैध होगा। कहने का मतलब है कि दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो निष्कर्ष भी सर्वव्यापी होना चाहिए। अब देखिए यदि अंशव्यापी होता है निष्कर्ष तो न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा। अब देखिए उपयुक्त न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी है, निष्कर्ष सर्वव्यापी है, तो न्याय वाक्य वैध है। कुछ अन्य सहायक नियम के बारे में जान लेते हैं। ये न्याय वाक्य 6 मुख्य नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो न्याय वाक्य में तर्क दोष उत्पन्न होगा। तर्क दोष की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। अब कुछ अन्य सहायक नियम के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी हैं, दोनों आधार वाक्य अंशव्यापी हो तो उससे कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलता है। यानी कि दो अंशव्यापी आधार वाक्य से कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलता है। नियम 2, यदि किसी न्याय वाक्य का एक आधार वाक्य अंशव्यापी हो तो वैध होने के लिए निष्कर्ष भी अंशव्यापी होना चाहिए। यानी कि एक आधार वाक्य कोई एक आधार वाक्य अंशव्यापी है तो निष्कर्ष भी अंशव्यापी होना चाहिए। जैसे हमारे नियम 5 में देखिए, एक आधार वाक्य अंशव्यापी है तो निष्कर्ष भी क्या है, अंशव्यापी हो। वैधता के लिए निष्कर्ष भी क्या है, अंशव्यापी है। अब देखिए नियम 3, यदि आधार वाक्य में कोई पद व्याप्त हो, यदि आधार वाक्य में कोई पद व्याप्त हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह पद निष्कर्ष में भी व्याप्त हो।
आधार वाक्य निष्कर्ष से अधिक व्यापक हो सकता है। इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि आधार वाक्य में कोई पद व्याप्त हो तो जरूरी नहीं कि निष्कर्ष में भी वो व्याप्त हो। हालांकि इस प्रकार कोई न्याय वाक्य वैध नहीं होता है, फिर भी इसे मानते हैं कि आधार वाक्य निष्कर्ष से अधिक व्यापक हो सकता है। अब आखिरी बात समझ लीजिए, यदि दोनों आधार वाक्य स्वीकारात्मक हों तो निष्कर्ष भी स्वीकारात्मक होगा। ये कुछ सहायक नियम थे। इस प्रकार हम न्याय वाक्य के 6 नियम के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगले भाग में हम इनसे उत्पन्न होने वाले तर्क दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।